तुम चाहते हो कि वेन रूहान मर जाए। पैट्रियार्क ने बड़े सुकून से अपनी बात जारी रखी। तुम चाहते हो कि उसके कॉप्स पपेट्स खत्म हो जाएं। तुम चाहते हो कि उसके महल जलाकर राख कर दिए जाएं और उसके सिपाहियों की अंतड़ियां निकाल दी जाएं ताकि वो रहम की भीख मांगें। क्या मैंने सही कहा? उसने एक बार फिर तलवार की धार जैसी तेज मुस्कुराहट दी। लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? हम वेन रूहान की शिकस्त के लिए बदले में बहुत कुछ देने को तैयार हैं, लैन शीचन ने इकरार किया। लेकिन अफसोस कि हमें नहीं मालूम कि आप जैसा इम्मॉर्टल लफानी शख्स क्या ख्वाहिश रखता है। बराए मेहरबानी हमें बताइए। पैट्रियार्क ने खेमे टेंट के सामने वाले हिस्से की तरफ इशारा किया। मुझे सेकंड यंग मास्टर लैन चाहिए। ये कहानी है उस मोड़ की जहां सनशॉट कैंपेन का इख्तिताम ये लिंग पैट्रियार्क के साथ एक तयशुदा शादी के जरिए होता है और लैन वांगजी को इस जिल्लत भरी आजमाइश से गुजरना पड़ता है कि उसे अपने ही शौहर से मोहब्बत हो जाती है। ये समरी है इस कहानी की, जिसका नाम लव इन फायर एंड ब्लड है। इस स्टोरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंग के हालात ठीक नहीं थे। असल में हालात बहुत खराब थे। हर नया दिन एक नई शिकस्त लाता था। उनका राशन और सामान खत्म हो रहा था और उनकी फौजों को बार बार पीछे धकेला जा रहा था। लैन वांगजी हिसाब भूल चुका था कि पिछले 2 सालों में उसने कितने जनाजों में शिरकत की थी, लेकिन वो घंटों, दिनों और महीनों का काफी ध्यान से हिसाब रखता था। दिन छोटे होते जा रहे थे। उसे यकीन नहीं था कि उनकी फौज मैदान जंग में दूसरी सर्दी कैसे गुजार पाएगी, मगर आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा न था। वो अपने सेक्ट के सफेद लिबास पहनता और एक और जंग लड़ता। उसके बाद वो जख्मियों की मरहम पट्टी करता और कम पड़ते हुए सामान की तकसीम करता। जब ये काम हो जाता तो वो अपने भाई के पास मीटिंग वाले खेमों टेंट्स में चला जाता। 2 साल तक मुख्तलिफ सेक्ट लीडर्स के साथ मिलकर लड़ने के बाद वो उन्हें अच्छी तरह जानने लगा था। वो भी उसे जानते थे। उनमें से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो मीटिंग के दौरान बोलेगा। इसके बजाय लैन वांगजी के पास खामोशी से सुनने की सहूलियत थी। उसका भाई बाकी सेक्ट लीडर्स के साथ मिलकर जंग के नए मंसूबे बनाता और लैन वांगजी पूरी तवज्जो से सुनता। लेकिन अब सेक्ट लीडर्स बेचैन हो रहे थे। मीटिंग्स के दौरान उनका ध्यान भटकने लगा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सच बोल सके। हम हार रहे हैं और बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, लेकिन ये सच उनके चेहरों पर लिखा था। यहाँ तक कि मामूली सिपाही और नौकर भी ये देख सकते थे। हर हफ्ते लोगों के साथ छोड़कर भागने की खबरें आती थीं। करीबी गांव के किसान भाग रहे थे, जबकि नौकर खामोशी से अपना सामान बांधते और रात के अंधेरे में गायब हो जाते। डबल सेवंथ फेस्टिवल तक सच्चाई से इनकार मुमकिन न रहा। सनशॉट कैंपेन नाकाम हो रही थी। ये बस वक्त की बात थी कि कब दुश्मन की फौज उन्हें कुचल देती। वेन रूहान की ताकत लामहदूद लग रही थी। बेशुमार पपेट्स, मुर्दा सिपाही तबाह किए जा चुके थे और उसके ढेरों सिपाही मैदान जंग में मारे गए थे। लेकिन हर जंग का नतीजा बेमानी था। अगर उनकी फौज वेन रूहान के दर्जनों आदमियों को कत्ल करती तो वो उन्हें दोबारा वॉकिंग कॉप्स बनाकर खड़ा कर देता। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लाशों को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो सबको तबाह नहीं कर सकते थे। वेन रूहान के पास नए मुर्दा जिस्म हासिल करने के और भी जरिए थे जब भी उसकी सप्लाई कम होती। ऐसे दुश्मन पर फतह हासिल करना नामुमकिन था और लैन वांगजी ये बात जानता था। मगर बावजूद सख्त कोशिश के उसे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। मीटिंग्स के दौरान बाकी सेक्ट लीडर्स भी इसी तरह बेबस नजर आते थे। उन्हें किसी भी शर्त पर वेन रूहान से अमन शांति की भीख मांगनी पड़ती और वेन रूहान रहम दिल होने के लिए बिल्कुल नहीं जाना जाता था। एक वक्त था जब यह सोचना भी नामुमकिन था। यिलिंग पैट्रियार्क से मशविरा करना, उससे गिड़गिड़ाना कि वो अपनी काली विद्या का इस्तेमाल उनके हक में करे। अब ये लाजमी अनिवार्य हो चुका था। लैन शीचन का चेहरा थका हुआ और मायूस था। लेकिन जब सेक्ट लीडर्स ने वोट दिया कि क्या हमें पैट्रियार्क को खत भेजकर मदद मांगनी चाहिए, पैट्रियार्क के नाम खत लिखा गया और कुछ ही घंटों में रवाना कर दिया गया। 2 दिन बाद जवाब एक भूतिया काले रंग की तितली की शक्ल में आया। वो वॉर टेंट की मेज पर बैठी और फिर खुद ब खुद एक मोहरबंद स्क्रॉल, सील्ड स्क्रॉल में तब्दील हो गई। पैगाम छोटा था मगर पुरअसर, ताकतवर। मैं खुद आऊंगा। हर सेक्ट लीडर का मौजूद होना जरूरी है। हर सेक्ट लीडर के साथ उसका वारिस, एयर और पहला शागिर्द, फर्स्ट डिसाइपल भी होना चाहिए। उसने कॉन्फ्रेंस के लिए 2 हफ्ते बाद की एक तारीख मुकर्रर की। खत में न तो कोई सलाम था, न ही कोई आखिर का जुमला। खत एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता रहा। मुख्तसर, संक्षिप्त होने के बावजूद इसके एक एक लफ्ज का मतलब निकाला गया। पैट्रियार्क ने मदद का वादा नहीं किया था और कई सेक्ट लीडर्स ने इसे एक बुरा शगुन माना। उसकी शर्त हर सेक्ट के सबसे खास और ताकतवर सदस्यों की मौजूदगी भी उतनी ही फिक्र की बात थी। लेकिन अब पैगाम वापस लेना मुमकिन नहीं था।
वे पीछे नहीं हट सकते थे और न ही पैट्रियार्क की नजरों से बच सकते थे। खत में लिखा था कि वो खुद आ रहा है, वो खुद सेक्ट लीडर्स से बात करेगा। लैन वांगजी सुनता रहा जब सेक्ट लीडर्स हंगामी आपातकालीन योजनाएं बना रहे थे। वे पैट्रियार्क के जवाब पर तरह तरह के कयास लगा रहे थे और अपनी थ्योरीज को साबित करने के लिए खत को बार बार देख रहे थे। जब लैन वांगजी की बारी आई तो उसने खत पर एक बेरुखी भरी नजर डाली। लिखावट, पेनमैनशिप बहुत ही घटिया थी। जिसने भी पैट्रियार्क को कैलीग्राफी सिखाई थी उसने वाकई बहुत बुरा काम किया था, लेकिन शायद उसे कभी ऐसी तालीम मिली ही नहीं थी। कुछ का दावा था कि पैट्रियार्क एक आवारा रोग कल्टीवेटर का बेटा था। दूसरे कहते थे कि वो इंसान ही नहीं बल्कि एक शैतानी जीव है जो कल्टीवेटर का रूप धरे हुए है। ऐसा लगता था कि किसी कल्टीवेटर ने आज तक उससे मुलाकात नहीं की थी जो वापस आकर कहानी सुना सके। अगर कोई उस्ताद था जिसने पैट्रियार्क की परवरिश और तालीम की थी तो वो कभी सामने नहीं आया। लैन वांगजी ने खत को एक तरफ रख दिया और इसे अपने जहन से निकालने की कोशिश की। उसे इस मीटिंग से कोई खास उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन जब उस रात उन्होंने निजी तौर पर बात की तो उसका भाई लैन शीचन एहतियातन उम्मीद से भरा था। वो पहले कभी किसी सियासी पॉलिटिकल मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। लैन शीचन की पेशानी माथा सोच में डूब गई। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आने की जहमत सिर्फ ये कहने के लिए उठाएगा कि वो मदद करने से इनकार करता है। लैन वांगजी ने सिर हिलाकर इस बात को स्वीकार किया। लेकिन पैट्रियार्क इतना रहस्यमयी क्यों था? उसने खत के जरिए बात करने से इनकार क्यों किया? उसने एक छोटा सा वादा भी क्यों नहीं किया? अगर हम किसी मुनासिब समझौते पर पहुंच सकें तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। शायद उसे डर था कि खत पकड़ा जा सकता है। उसके भाई की आवाज में शक था। लैन वांगजी जानता था कि इसकी गुंजाइश कम थी। नी मिंगजुए ने खुद पहला खत लिखा था। जवाब पर जादुई पहरा था और नी मिंगजुए के अलावा कोई भी स्क्रॉल की मुहर नहीं तोड़ सकता था। भला ऐसा पैगाम कैसे बीच में पकड़ा जा सकता था? उसके भाई के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन इस स्क्रॉल का रहस्य उसे परेशान नहीं कर रहा था। उसकी असली फिक्र खत की शर्तों को लेकर थी। बेशक मैं समझता हूं कि वो सेक्ट लीडर्स को क्यों बुलाना चाहता है। लैन शीचन ने एक पल के लिए मेज का मुआयना किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो हमारे वारिसों और पहले शागिर्दों को वहां क्यों चाहता है। उसका भाई अपनी चिंताओं में अकेला नहीं था। आधी दोपहर इसी बहस में जाया हो गई थी। कुछ सेक्ट लीडर्स को डर था कि पैट्रियार्क उन सबको एक साथ कत्ल करना चाहता है। शायद वे फुसफुसाए, शायद वो वेन रूहान की तरफ ही है। दूसरे थोड़े ज्यादा पुरुम्मीद थे। उन्होंने कहा, हो सकता है कि पैट्रियार्क हमारी काबिलियत परखना चाहता हो। वो देखना चाहता हो कि क्या इस दौर के सबसे ताकतवर कल्टीवेटर्स उसकी मदद के काबिल हैं। कुछ ने यह भी सुझाव दिया कि पैट्रियार्क उन्हें बंधक, हॉस्टेजेस बनाने या नौकर बनाने की योजना बना सकता है, लेकिन ये नामुमकिन लग रहा था। पैट्रियार्क के वजूद की खबर आम होने के बाद मुट्ठी भर छोटे सेक्ट्स ने उसकी दोस्ती जीतने की कोशिश की थी। उन्होंने उसे शागिर्द और नौकर देने की पेशकश की थी, लेकिन उनकी पेशकश को सख्ती से ठुकरा दिया गया। ये सच था कि पैट्रियार्क ने कुछ आवारागर्दों को अपने सेक्ट में शामिल किया था। उसने कुछ अनाथों को भी सहारा दिया, लेकिन उसने सेक्ट्स की तरफ से भेजे गए किसी भी दूत को स्वीकार नहीं किया था। लैन शीचन ने सुझाव दिया कि शायद उसने अपना मन बदल लिया हो। शायद अब वो सेक्ट्स के साथ करीबी रिश्ता चाहता हो। लेकिन एक इमॉर्टल क्या कर सकता है? इस पर थ्योरीज बनाने का कोई फायदा नहीं था। वे अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि ऐसा शख्स क्या चाहता है या क्या सोचता है। वैसे भी ये बातें लैन वांगजी की फिक्र का विषय नहीं थी। उसका इकलौता फर्ज पैट्रियार्क के आने तक अपने साथी शागिर्दों को जिंदा रखना था। कुछ दिन वो कामयाब रहा, कुछ दिन वो नाकाम रहा, लेकिन उनकी फौजें लड़ती रहीं और ज्यादातर लोग अगले 2 हफ्तों तक जिंदा बच गए। मुकर्रर दिन पर सेक्ट लीडर्स और उनके वारिसों के लिए एक बड़ा टेंट लगाया गया। जब तय वक्त आया तो वे सब तैयार थे। लैन वांगजी टेंट के ऊपरी हिस्से में अपने भाई के बाईं ओर बैठा था। नी मिंगजुए उसके भाई के दाईं ओर बैठा था। नी हुआईसांग और उनके सेक्ट के पहले शागिर्द को पास ही कुर्सियां दी गई थीं। टेंट के दूसरी तरफ जिन गुआंगशान के दोनों तरफ उसका बेटा और भतीजा थे। जियांग वानियन जियांगचेंग बेचैनी से अपनी जगह बदल रहा था। उसकी बहन एक तरफ थी और उसका पहला शागिर्द दूसरी तरफ। बाकी सेक्ट लीडर्स टेंट में अपनी रैंक के हिसाब से बैठे थे। उनके वारिस और चुनिंदा शागिर्द उनके इर्द गिर्द जमा थे। नी मिंगजुए को उनकी अचानक मौजूदगी पर बहुत कुछ कहना था, निजी तौर पर जाहिर है। महीनों से कई सेक्ट लीडर्स जंग की कोशिशों से गायब थे। वे सिर्फ मीटिंग्स के लिए आते थे और लड़ाई खूनी होते ही गायब हो जाते थे। अब वे यिलिंग पैट्रियार्क की एक झलक पाने के लिए आ पहुंचे थे और बड़ी सहूलियत से आज की जंग में हिस्सा लेना भूल गए थे। लैन वांगजी ने भी इस पर गौर किया था।
उसने गुस्से में अपने दांत पीसे। वो जियांग यानली या नी हुआईसांग को दोष नहीं दे सकता था। उनका ओहदा ऊंचा था, लेकिन उनकी कल्टीवेशन कमजोर थी। उनमें से किसी के लिए भी मैदान जंग के करीब जाना बेवकूफ़ी होती। कुछ और भी थे, सेक्ट लीडर्स जो कमज़ोर या बूढ़े थे, मुश्किल से अपनी तलवार उठा सकते थे। लेकिन टेंट के अंदर कई चेहरे जवान और तरोताज़ा थे, फिर भी उन्होंने जंग में कोई योगदान नहीं दिया था। कल रात नी मिंगजुए जिन गुआंगशान की शानदार पालकी कैरेज के आने पर गरजा था। उसने कहा था कि जिन गुआंगशान कभी कोई मीटिंग या पार्टी नहीं छोड़ता। फिर भी उसके पास हमेशा बहाने होते थे कि खूनी जंग के दौरान उसे लानलिंग में ज़रूरत है। नी मिंगजुए ने उस आदमी को अपनी पालकी से उतरते देखा था, जो मुस्कुराते हुए और अपने साथी कल्टीवेटर्स को सिर हिलाकर सलाम कर रहा था। उसने अपने कैलीग्राफी ब्रश को इतनी जोर से पकड़ा कि वो 2 टुकड़ों में टूट गया। बाहर उनकी संक्षिप्त मुलाकात के दौरान जिन गुआंगशान ने उसका गुस्सा कम करने के लिए कुछ नहीं किया। लैन वांगजी खुद देख सकता था कि जिन गुआंगशान एक इमॉर्टल से बात करने का मौका पाकर कितना मगरूर और खुश था। इस बात का उसके ज़मीर पर कोई बोझ नहीं था कि उसकी अपनी फौजों ने जंग में बहुत कम जीत हासिल की थी। लैन शीचन ने आधी सुबह नी मिंगजुए को शांत करने में ज़ाया कर दी थी। फिर उसे आधा शी अपने भाई वांगजी का गुस्सा ठंडा करने में भी लगाना पड़ा। ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, उसने फुसफुसाकर कहा। जब पैट्रियार्क आए तो हमें एकजुट दिखना चाहिए। वांगजी, मुझे पता है कि हम सब सेट लीडर जिनसे नाराज हैं, लेकिन फिलहाल बर्दाश्त करने की कोशिश करो। लैन वांगजी अपनी जबान बंद रखने पर सहमत हो गया और नी मिंगजुए ने भी यही किया। सेक्ट लीडर्स रैंक और ओहदे के हिसाब से लाइन में खड़े साफ तौर पर इस लम्हे की गंभीरता महसूस कर रहे थे। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के खुद को व्यवस्थित किया, यहाँ तक कि जिन गुआंगशान ने भी दूसरों को ताना देने से परहेज किया। फिर उन्होंने इंतजार किया और इंतजार किया और इंतजार किया। लैन वांगजी सूरज की हरकत पर नजर रखे हुए था, जबकि मेहमान टेंट के अंदर बेचैनी से हिलडुल रहे थे। पैट्रियार्क ने इशारा दिया था कि वो जल्दी आएगा, लेकिन सुबह ढल गई। बढ़ती गर्मी के साथ धुंध छट गई। फिर जब सूरज सर पर था, टेंट के दरवाजे पर लटका रेशमी पर्दा एक तरफ हटा दिया गया। पैट्रियार्क बिना किसी चेतावनी के दाखिल हुआ, अपना रास्ता बनाते हुए। बाहर के नौकर, जिन्हें उसके आने का ऐलान करना था, उसके पीछे भागे। उनके चेहरे डरे हुए और हैरान थे, जैसे वे किसी तरह उसे आते हुए देख ही नहीं पाए। टेंट फालतू की फुसफुसाहट और बातचीत से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही पैट्रियार्क दाखिल हुआ, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। आधे मेहमान अकड़ गए और लैन वांगजी को लगा कि शायद उन्हें उस आदमी के आने की उम्मीद ही नहीं थी। उसका हुलिया अपीयरेंस अपने आप में एक झटका था। पैट्रियार्क जवान था या इतना ताकतवर कि बुढ़ापे में भी उसका चेहरा लड़कों जैसा बना रहे। लैन वांगजी ने उसे गौर से देखा। अगर पैट्रियार्क एक कल्टीवेटर न होता तो वो अंदाजा लगाता कि उस आदमी की उम्र 20 साल के आसपास होगी। लेकिन कल्टीवेटर्स के बीच उम्र का अंदाजा लगाना कभी आसान नहीं होता। बहरहाल, पैट्रियार्क का शरीर गठा हुआ और जवान था। उसका रंग साफ और बेदाग था। उसकी चाल में एक खास लचक थी और वो बड़ी लापरवाही के साथ दाखिल हुआ। जैसे ही उसने टेंट के चारों ओर देखा, उसकी आंखें गहरी और शरारती लग रही थीं। उसके होठों पर एक हल्की सी मजाक उड़ाती मुस्कान थी। मेरी वजह से खड़े मत होइए। वो एक कुर्सी पर धंस गया, जो एक सफ़ेद चेहरे वाले डरे हुए नौकर ने उसे दी थी। बेशक कोई खड़ा भी नहीं हुआ था। कुछ सेक्ट लीडर्स उसे घूर रहे थे, इतने डरे हुए कि हिल भी नहीं सकते थे। दूसरे जैसे लैन शीचन और नी मिंगजुए साफ तौर पर स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। पैट्रियार्क अकेला आया था, बिना किसी शागिर्द या खादिम के। उसकी तरफ कोई तलवार नहीं थी, बस उसकी बेल्ट में एक बांसुरी फ्लूट खोंसी हुई थी। उसके काले लिबास का कपड़ा अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन कपड़े खुद सादे और बिना किसी सजावट के थे। वो एक अमीर आवारा रोक कल्टीवेटर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। उसका हुलिया भले ही सादा और सीधा सादा था, लेकिन उसके शरीर से एक जबरदस्त ताकत, पावर महसूस हो रही थी। ये एहसास सर चकरा देने वाला था और एक पल के लिए लैन वांगजी को मतली सी महसूस हुई। उसने अपने भाई की तरफ देखा और पाया कि लैन शीचन की भौहें भी सिकुड़ी हुई थीं। जियांग वानियन, जियांग चेंग का चेहरा पीला पड़ गया था और यहाँ तक कि जिन गुआंगशान की बोलती भी बंद हो गई थी। पैट्रियार्क के आने पर कोई खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, जो सुस्त और व्यंग्यपूर्ण थी और जिसमें ताकत की एक गूंज थी, तमाम मेहमान हड़बड़ाकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। लैन वांगजी भी उठा और उन सबके साथ शामिल हो गया जो पैट्रियार्क के सामने घुटनों के बल झुक रहे थे। इस तरह की गुलामी ओबेसांस उसे नागवार गुजर रही थी। नी मिंगजुए का जबड़ा सख्त था और ये साफ दिख रहा था कि वो इस आदमी के सामने झुकने से नफरत कर रहा है। लेकिन पैट्रियार्क एक इमॉर्टल था और वे उससे मदद की भीख मांग रहे थे।
घुटनों के बल झुकना उनकी मजबूरी थी। उन्हें अपनी आजीजी ह्यूमिलिटी दिखानी थी और लैन वांगजी जानता था कि उसे अपनी आंखें झुकाकर रखनी चाहिए। फिर भी उसने खुद को पैट्रियार्क की तरफ छुप छुप कर देखते हुए पाया। वो आदमी एक कुर्सी पर धंस गया था और लापरवाही से एक तरफ झुका हुआ था। उसने अपनी बेल्ट से बांसुरी निकाली और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाने लगा। उसकी हर हरकत से गुस्ताखी इंसोलेंस टपक रही थी और जब वे घुटनों के बल झुके तो उसने अपनी आंखें घुमाईं। हाँ, पैट्रियार्क ने हाथ हिलाया। मुझे बहुत सम्मानित और गौरवान्वित महसूस हो रहा है। खुदा के वास्ते अब उठ भी जाओ। मैंने तुम्हें यहाँ अपने जूते चाटने के लिए नहीं बुलाया है। वे सब खामोशी से अपनी सीटों पर लौट आए। एक खादिमा सर्वेंट डरते हुए आगे बढ़ी और उनके सबसे बेहतरीन चाय का प्याला पेश किया। चाय ताज़ा और गर्म थी, लेकिन पैट्रियार्क ने उसे एक तिरस्कार भरी नज़र से देखा। क्या? उसने एक और तंजिया सार्कास्टिक हंसी के साथ कहा। क्या यहाँ शराब नहीं है? मुझे उम्मीद है कि आपके हालात इतने भी बुरे नहीं होंगे। लैन वांगजी ने अपनी जबान पर लगाम दी और अपने नाखूनों को अपनी हथेली में गाड़ लिया। उसका मन कर रहा था कि खड़ा होकर पैट्रियार्क को उसकी इस बेशर्म फरमाइश के लिए डांटे। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी और जिन गुआंगशान के अलावा कोई भी इतनी जल्दी शराब पीने के बारे में नहीं सोच सकता था। चाय को ठुकराना और उसके बदले शराब की मांग करना अदब और तहजीब एटिकेट के खिलाफ एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया। उसने अपनी सांसें गिनी। वो खादिमा पैट्रियार्क के लिए उनकी सबसे अच्छी शराब लाने की जल्दी में खुद से ही टकरा गई। उसने उसे एक प्याला पेश किया, लेकिन पैट्रियार्क ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने बोतल उठाई और सीधे उससे पीने लगा। फिर उसने दोबारा हाथ हिलाया। हर वो शख्स जो सेक्ट लीडर, वारिस या पहला शागिर्द नहीं है, बेहतर होगा कि वो यहाँ से चला जाए, वरना तुम लोग मुझे बस कंफ्यूज करोगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी बात काट सके। नौकर, खादिम और छोटे शागिर्द आनन फानन में वहां से निकल गए। हकीकत तो ये है कि वे बाहर निकलने की जल्दी में एक दूसरे के ऊपर से चढ़कर भाग रहे थे। लैन वांगजी ने महसूस किया कि उसका जबड़ा एक बार फिर भिंच गया है। नी मिंगजुए अपने दांतों को पीस रहा था, लेकिन लैन शीचन ने अपने चेहरे को बड़ी शालीनता से सपाट ब्लैंक रखा था, जबकि पैट्रियार्क अपनी शराब का आखिरी घूंट पी रहा था। अब सेक्ट लीडर्स अपना नाम बताएं और उन लोगों का भी जिन्हें वे अपने साथ लाए हैं। पैट्रियार्क आगे की ओर झुका, अपने हाथ घुटनों पर रखे और सभा की ओर देखकर मुस्कुराया। ये कोई दोस्ताना या स्वागत भरी मुस्कान नहीं थी। ये उस आदमी की मुस्कान थी जो जानता था कि लगाम उसके हाथ में है। लैन वांगजी ने पैट्रियार्क से नजरें हटाकर एक पल के लिए टेंट का जायजा लिया। नी मिंगजुए अकेला कल्टीवेटर नहीं था जो पैट्रियार्क के इस शाही और दबंग इंपीरियस अंदाज पर भड़का हुआ था, लेकिन वे सवाली पिटिशनर्स थे और बुरा मानने की हालत में नहीं थे। लैन वांगजी ने उनके चेहरों पर चढ़ता गुस्सा देखा और फिर देखा कि कैसे हर सेक्ट लीडर ने अपने गुस्से को पी लिया। लैन शीचन ने परिचय की शुरुआत की। उसका अंदाज बिल्कुल शांत था। उसने अपना और अपने भाई का नाम लिया, लैन वांगजी, वारिस और बुसु लैन का पहला शागिर्द। लैन वांगजी ने महसूस किया कि पैट्रियार्क की आंखें उस पर टिक गई हैं, लेकिन जिन गुआंगशान जो अपनी आवाज सुनने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, उसने अपने परिवार का परिचय देने का मौका लपक लिया। नी मिंगजुए और जियांग वानियन ने भी यही किया। अगर हालात अलग होते तो परिचय का ये सिलसिला बहुत लंबा होता। लैन वांगजी ने ऐसी दर्जनों मीटिंग्स झेली थीं जहां अंतहीन बातें होती थीं, कामयाबियों की तारीफ, झूठी विनम्रता और एक दूसरे की तारीफ के पुल। ऐसे परिचय हमेशा उबाऊ और वक्त बर्बाद करने वाले होते थे, लेकिन पैट्रियार्क ने किसी की तारीफ नहीं की और न ही अपने लिए तारीफ चाही। ऐसा लगा कि मेहमानों में से कोई भी इतना ढीठ, थिक फेस्ड नहीं था कि एक इमॉर्टल के सामने अपनी काबिलियत की डींगे मार सके। इसलिए परिचय का काम बड़ी तेजी से खत्म हो गया। पैट्रियार्क खामोशी से सुनता रहा और हर चेहरे को गौर से देखता रहा। फिर जब आखिरी सेक्ट लीडर ने अपनी बात पूरी की तो पैट्रियार्क अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। दिलचस्प, उसने सोच समझकर शराब के जग को इधर उधर झुकाया और एक और घूंट लिया। अगर अगले 5 मिनट में मैं तुम्हारे नाम भूल जाऊं तो मुझे माफ करना। मुझे डर है कि मेरी ऐसी ही आदत है। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन लैन वांगजी ने देखा कि कई सेक्ट लीडर्स, खासकर जिन गुआंगशान गुस्से से तिलमिला उठे, उन्हें नजरअंदाज किए जाने की आदत नहीं थी। पैट्रियार्क ने शराब खत्म करने में अपना वक्त लिया। जब वो खत्म हो गई तो उसने खाली जग को एक तरफ फेंक दिया और कमरे का मुआयना किया। एक पल के लिए मेरी बात मानिए। उसकी आवाज खुशनुमा लेकिन थोड़ी खतरनाक थी। मेरे पास कुछ सवाल हैं। मैंने अफवाहें तो सुनी हैं, लेकिन मुझे तथ्यों, फैक्ट्स की जांच करना पसंद है। लैन वांगजी ने देखा कि उसका भाई थोड़ा सीधा होकर बैठ गया है। उसका अपना शरीर भी इंतजार में तन गया, जबकि पैट्रियार्क की आंखें एक चेहरे से दूसरे चेहरे पर घूम रही थीं।
आप में से सबसे ताकतवर कल्टीवेटर्स कौन हैं? किसी और वक्त आवाजों का शोर मच गया होता। दर्जनों कल्टीवेटर्स अपने साथियों की थोड़ी तारीफ करते और फिर गर्व से अपनी कामयाबियों का ऐलान करते। लेकिन आज कमरे में सन्नाटा था। पैट्रियार्क ने अपना सिर पीछे झुकाया और जोर से हंसा। वाह, हम बहुत शर्मीले, मॉडेस्ट हैं, है ना? वो मुस्कुराया जिससे उसके सफेद दांत चमक उठे। लैन वांगजी ने पैट्रियार्क के चेहरे पर अपनी नजरें जमाए रखीं और उसके हर फीचर को गौर से देखा। वो, जैसा कि लैन वांगजी को यकीन था कि ज्यादातर लोग मानेंगे, एक खूबसूरत आदमी था। उसकी मौजूदगी में कुछ चुंबकीय, मैग्नेटिक था। पैट्रियार्क के नैन नक्श तीखे थे, कद लंबा था और आंखें गहरी और भावुक थीं। उसकी हर सांस से ताकत छलक रही थी। फिर भी उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो लैन वांगजी को पसंद नहीं आया। वो गुस्ताख था, ये सच है, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। ताकतवर लोग अक्सर अकड़ कर चलते हैं और पैट्रियार्क भी उनसे अलग क्यों होता? माना जाता था कि इमॉर्टल्स को इन छोटी बातों से ऊपर होना चाहिए, लेकिन शायद इमॉर्टल्स भी बड़े पैमाने पर इंसान ही थे, उन्हीं कमियों और कमजोरियों के साथ। पैट्रियार्क ने अपनी एक टांग कुर्सी के किनारे पर लटका दी। वो अपने सवाली मेहमानों को व्यंग्य भरी नजरों से देख रहा था। लैन वांगजी को इससे परेशानी नहीं थी। उसे जिस चीज ने परेशान किया वो थी पैट्रियार्क की आंखों में एक खास चमक। ये आदमी किसी मकसद से आया था। लैन वांगजी को यकीन नहीं था कि वहां मौजूद किसी भी शख्स को वो मकसद पसंद आएगा। चलो देखते हैं। पैट्रियार्क ने अपनी ठुड्डी पर ऐसे हाथ रखा जैसे वो सोच रहा हो। मैंने सेक्ट लीडर लैन और उनके भाई के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सेक्ट लीडर नी और सेक्ट लीडर जियांग के बारे में भी सुना है। उसने आगे बढ़कर आधे दर्जन शागिर्दों के नाम लिए। पैट्रियार्क ने बारी बारी से हर एक की तरफ इशारा किया। फिर उसने अपने हाथ फैलाए। क्या यह कहना सही होगा कि मैंने सबसे काबिल लोगों के नाम लिए हैं? वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान शहद जैसी मीठी थी। कोई ऐसा जिसे मैं भूल गया हूं? जिनके नाम नहीं लिए गए थे वे थोड़े असहज हुए, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। पैट्रियार्क ने वाकई उन 10 कल्टीवेटर्स के नाम लिए थे जिन्हें आमतौर पर सबसे प्रतिभाशाली माना जाता था। ये कल्टीवेटर्स अपनी तलवारबाजी, अपनी विद्वत्ता और युद्ध के मैदान में अपने पराक्रम के लिए जाने जाते थे। इसलिए सभा में सहमति की एक दबी हुई गूंज सुनाई दी। बहुत अच्छे, पैट्रियार्क ने तालियां बजाईं। अब इसे जल्दी खत्म करते हैं। हर वो शख्स जिसकी शादी हो चुकी है या जिसकी सगाई, बेट्रोथल हो चुकी है, वो खड़ा हो जाए। ये एक बेहद अजीब फरमाइश थी। हैरानी की वजह से मेहमान कुछ सेकंड तक सुन रह गए, लेकिन धीरे धीरे टेंट के आधे लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए। लैन वांगजी पैट्रियार्क के चेहरे को देखता रहा जब वो नतीजों का जायजा ले रहा था। करीब 2/3 सेक्ट लीडर्स खड़े हो चुके थे, लेकिन ज्यादातर वारिस और शागिर्द अपनी सीटों पर ही बैठे रहे। पैट्रियार्क ने उन लोगों को गौर से देखा जो अब भी कुर्सियों पर थे। लैन वांगजी ने देखा कि ज्यादातर लोग उसकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहे थे। जब उसकी बारी आई तो लैन वांगजी ने बिना किसी भाव के उसे वापस घूरा। पैट्रियार्क ने इसे गौर किया। एक पल के लिए उसकी आंखें शरारती लग रही थीं। उसने लैन वांगजी को आंख मारने की हिमाकत, टेमेरिटी भी की। फिर उसकी नजर बाईं ओर मुड़ गई, नी हुआईसांग और जिन जिक्सुन से होते हुए। लैन वांगजी शर्मिंदगी और उलझन में टेंट के फर्श को घूरने लगा। शानदार, पैट्रियार्क ने उन्हें दोबारा बैठने का इशारा किया। आपके सब्र के लिए शुक्रिया। सब अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। लैन वांगजी ने देखा कि कई मेहमान एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देख रहे थे। एक पल बाद जिन गुआंगशान ने जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहा, यीलिंग पैट्रियार्क ने तो हमें हैरान ही कर दिया। उसने अपनी दाढ़ी सहलाई। मुझे लगा था कि हम जंग के मामलों पर बात करेंगे। क्या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? पैट्रियार्क ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो ध्यान दे रहा हो। उसने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी और उस कैबिनेट के पास घुटनों के बल बैठा था जहां नौकर जलपान रखते थे। पैट्रियार्क चीजों को इधर उधर फेंककर कुछ ढूंढ रहा था। वहां सूखे मेवों और मेवों की तश्तरियां थीं, लेकिन पैट्रियार्क ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने शराब की एक और बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और कमरे में टहलने लगा। ओह, तुम्हारी ये छोटी सी जंग बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मेहमानों ने दबी हुई नाराजगी में एक दूसरे की तरफ देखा और पैट्रियार्क धीरे से हंसा। आह, माफ कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है और उन किसानों के लिए भी जिन्हें वेन खानदान गाजर मूली की तरह काट रहा है। लेकिन इस बारे में बहस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। उसने मेज पर फैले नक्शों को बेदिली से छुआ। फिर उसने कुछ निशानों, मार्कर्स को एक तरफ धकेल दिया, जिससे वो नक्शा गिर गया जिसे नी मिंगजुए ने पूरी सुबह लगाकर बनाया था। नी मिंगजुए की मुट्ठियां भिंच गईं। लैन शीचन ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा किया। तुम चाहते हो कि वेन रुओहान मर जाए? पैट्रियार्क ने लापरवाही से अपनी बात जारी रखी।
तुम चाहते हो कि उसके कोप्स पपेट्स खत्म हो जाएं। तुम चाहते हो कि उसके महल जलाकर राख कर दिए जाएं और उसके सिपाहियों की अंतड़ियां निकाल दी जाएं और वो रहम की भीख मांगे। क्या मैंने सब कवर कर लिया? वो ऐसे बोल रहा था जैसे बाजार से खरीदी जाने वाली चीजों की लिस्ट बना रहा हो। लैन वांगजी ने देखा कि उसके भाई ने जिन गुआंगशान की तरह एक बनावटी मुस्कान अपने चेहरे पर सजा ली है। पैट्रियार्क सही कह रहे हैं कि हम वैन रुओहान को तख्त से उतरते देखना चाहते हैं। उसके भाई की आवाज नरम थी। हम यकीनन उन कल्टीवेशन तरीकों का तोड़ चाहते हैं जो वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप इस मामले में अपनी अक्लमंदी विजडम हमारे साथ बांट सकें तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। पैट्रियार्क शराब का एक और घूंट भरकर हंसा। ओ मेरे दोस्त, उसने अपने हाथ से मुंह पोंछा और गिरी हुई शराब साफ की। मुझे पक्का नहीं पता कि मेरे पास बांटने के लिए कोई अक्लमंदी है भी या नहीं, लेकिन मैं भी उसे हारते हुए देखना चाहता हूं। वो बहुत चिड़चिड़ा, एनोइंग हो गया है। लैन वांगजी को ऐसा लगा जैसे टेंट में मौजूद हर मेहमान ने अचानक चैन की सांस ली हो। कंधे ढीले पड़ गए, मुट्ठियां खुल गईं और आंखों में चमक आ गई। कुछ सेक्ट लीडर्स ने राहत में एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिलाया। इसका मतलब पैट्रियार्क वैन रुओहान का दोस्त नहीं था, वो यहां मदद करने आया था। उनकी मुस्कुराहटें कह रही थीं कि इस मदद के लिए थोड़ी बहुत जिल्लत बर्दाश्त करना घाटे का सौदा नहीं है। तो तुम उसे मरा हुआ देखना चाहते हो? पैट्रियार्क ने हाथ हिलाया। ठीक है, तुम चाहते हो कि वो हर शख्स मर जाए जो उसके झंडे के नीचे लड़ रहा है। कोई एतराज नहीं। वो रुका। उसका लहजा थोड़ा गहरा और संजीदा हो गया। हम बेगुनाह किसानों को नहीं मारेंगे और न ही उन गैर कल्टीवेटर्स को जिनकी बदकिस्मती ये है कि वो वेन खानदान में पैदा हुए हैं। उसने बारी बारी हर सेक्ट लीडर की आंखों में देखा। लेकिन बाकी बातों पर मैं राजी हूं। बाकी बातों पर मैं राजी हूं, वो ऐसे बोला जैसे मामला बहुत सीधा हो, जैसे यहां जमा हुए सेक्ट लीडर्स को बस पैट्रियार्क की रजामंदी चाहिए थी और उनके दुश्मन खुद ब खुद गिर जाएंगे। कई मेहमानों के चेहरे खिल उठे, लेकिन लैन वांगजी ने कुछ चेहरों पर वही खामोश बेचैनी देखी जो वो खुद महसूस कर रहा था। जीत इतनी आसान नहीं हो सकती थी। उसका शक जल्द ही सही साबित हुआ। पैट्रियार्क ने शराब रखी और कमरे का मुआयना करने के लिए मुड़ा। तो फिर उसने एक और तेज छुरे जैसी मुस्कान दी। बदले में तुम मुझे क्या दोगे? लैन वांगजी को बाद में अंदाजा हुआ कि सेक्ट लीडर्स ने शायद ऐसी बातचीत की तैयारी पहले ही कर ली होगी, लेकिन सौदेबाजी का ख्याल उसके जहन में कभी आया ही नहीं था। अगर पैट्रियार्क यहां आने की जहमत कर रहा था तो लैन वांगजी को उम्मीद थी कि वो महज इंसानियत और नेकदिली ऑल्ट्रुइज्म की वजह से मदद करेगा। कहा जाता था कि इमॉर्टल्स तमाम कल्टीवेटर्स में सबसे नेक और आला होते हैं। पैट्रियार्क के वजूद ने और उसके कल्टीवेशन के तरीकों ने इस यकीन को पहले ही चुनौती दी थी। फिर भी लैन वांगजी का मानना था कि जो भी कल्टीवेटर इमॉर्टैलिटी हासिल करता है उसके पीछे नेकी और इंसाफ का जज्बा जरूर होता होगा। लेकिन पैट्रियार्क टेंट में एक मजाक भरी उम्मीद के साथ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जवाबी पेशकश, रिश्वत या चढ़ावे का इंतजार कर रहा हो। लैन वांगजी की सांस गले में अटक गई। वो सेक्ट लीडर बनने के काबिल नहीं था। लैन वांगजी हमेशा से ये जानता था और उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसका भाई पहले पैदा हुआ। वो काम नहीं कर सकता था जो उसका भाई कर रहा था, इन जिद्दी और मक्कार सियासतदानों से मोल तोल करना। वो बस किसी तरह अपनी जबान बंद रखे हुए था ताकि उसी वक्त पैट्रियार्क को चुनौती न दे दे। ये भी वो सिर्फ अपने भाई की खातिर कर रहा था, अपनी खातिर नहीं। मगर अपने गुस्से को पीना मुश्किल था। मुसीबत के वक्त मदद रोकना और बदले में भुगतान, पेमेंट जैसी घटिया चीज मांगना गलत था। इंसानी जानों पर सौदेबाजी करने के लिए पैट्रियार्क को सरेआम शर्मिंदा किया जाना चाहिए था। लैन वांगजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन लैन शीचन नहीं डगमगाया। जब वो बोला तो उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, जंग की वजह से हमारे खजाने कॉफर्स काफी खाली हो चुके हैं। उसने पैट्रियार्क को एक तहजीब भरी, अफसोसनाक मुस्कान दी। लेकिन अगर आप हमें बता सकें कि आपको किस चीज की जरूरत है। पैट्रियार्क उठा और मेज के कोने पर बैठ गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके नीचे नक्शे कुचल रहे हैं। पैसा नहीं, उसने फुर्ती से कहा। न सोना, न चांदी, न चावल, न नमक और न ही सुअर। मेरे पास ये सब काफी है। जानते हो, इंसान के पास हद से ज्यादा पैसा भी हो सकता है। उसकी आंखें हिकारत से जिन गुआंगशान के सोने और रेशम पर टिकी रहीं। लैन वांगजी ने नी मिंगजुए के मुंह से निकलने वाली सराहना की आवाज, स्नॉट को महसूस किया। पैट्रियार्क ने अंदर आते वक्त काफी नफरत बटोरी थी, लेकिन लैन वांगजी जानता था कि पैट्रियार्क ने उस एक जुमले से उस बढ़ती हुई नफरत को खत्म कर दिया था, कम से कम नी मिंगजुए की नजरों में तो जरूर। पैट्रियार्क लापरवाही से अपनी टांगें हिला रहा था।
वो ऐसे लग रहा था जैसे कल्टीवेशन वर्ल्ड की तकदीर का फैसला नहीं बल्कि मूली के दाम पर सौदेबाजी कर रहा हो। तुम्हारे पास देने को और क्या है? हम वेन रुओहान की शिकस्त के बदले काफी कुछ देने को तैयार हैं, लैन शीचन ने इकरार किया। लेकिन हमें नहीं मालूम कि आप जैसे इमॉर्टल की क्या ख्वाहिश होगी। बराए मेहरबानी हमें मशविरा दें। लैन वांगजी ने अपनी आंखें सिकोड़ कर पैट्रियार्क को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक इमॉर्टल को सोने या चांदी की क्या जरूरत हो सकती है। एक इमॉर्टल को तो खाने की भी जरूरत नहीं होती, वो सदियों तक बिना खाए रह सकता है। बेशक इमॉर्टल्स को भी कपड़े और छत चाहिए होती है, लेकिन पैट्रियार्क की जरूरतें तो पहले से ही पूरी हो रही थीं। लैन खानदान समेत कई सेक्ट उसे हर साल नजराना भेजते थे। इमॉर्टल्स को कपड़ा, स्याही और किताबें भेंट करना अदब माना जाता था। कुछ सेक्ट तो रेशम, खालें या कीमती जड़ी बूटियां भी भेजते थे। इमॉर्टल्स ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसकी तरफ हर कल्टीवेटर कोशिश करता है। वो इज्जत और माली मदद के हकदार थे। पैट्रियार्क के मामले में ये नजराना एक तरह की छिपी हुई रिश्वत भी थी। सरेआम तो सेक्ट लीडर्स उसके अजीब कल्टीवेशन की बुराई करते थे, लेकिन अकेले में लैन वांगजी जानता था कि वो उसे अपना दोस्त बनाने की साजिशें रचते थे। भारी भरकम नजराने दरअसल एक दरख्वास्त थे। अपने दरवाजे खोलो, अपना पहरा हटाओ और हमारे शागिर्दों को तालीम दो। ये एक इल्तिजा भी थी। अगर तुम अपनी ताकत नहीं बांटना चाहते तो कम से कम हमें शांति से रहने दो। अपनी काबिलियत का इस्तेमाल हमें नुकसान पहुंचाने के लिए मत करना। हम तुम्हें नजराना देंगे अगर तुम हमें अकेला छोड़ दोगे। लैन वांगजी ने हिलने की अपनी बेचैनी को दबाया। सेक्ट लीडर्स ने चाहे जिस भी वजह से नजराना भेजा हो, तोहफे तो दिए जा चुके थे। तो पैट्रियार्क को मजीद पैसे या सामान की जरूरत नहीं हो सकती थी। उसे मवेशियों या फसल की जरूरत नहीं थी। तो फिर वो बदले में क्या मांगना चाहता था? पैट्रियार्क खुद भी इस सवाल पर गौर करता हुआ लगा। उसका मुंह थिरका और वो जोर से हंस पड़ा। तुम लोग मुझे हरम की औरतें, कॉन्क्यूबाइंस भेजने की कोशिश किया करते थे, उसने सेक्ट लीडर्स की तरफ उंगली हिलाते हुए कहा। क्या तुम्हें याद है? वो बहुत मजेदार था। वो वाकई बहुत खुश लग रहा था। लेकिन लैन वांगजी ने महसूस किया कि कमरे में तनाव बढ़ गया है। लैन वांगजी ने इस बारे में नहीं सुना था, लेकिन कुछ सेक्ट लीडर्स के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। उनके चेहरों का रंग उड़ गया था। लैन वांगजी को एहसास हुआ कि उन्हीं लोगों ने ऐसे शर्मनाक तोहफे भेजे होंगे और उसने उन्हें गुस्से से घूरा। मैंने सुना था कि वो तोहफे ठुकरा दिए गए थे। नी मिंगजुए की आवाज सख्त थी। क्या अब आपको उनका शौक पैदा हो गया है? उसने पैट्रियार्क को सख्त तेवर के साथ देखा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं था। जाहिर है नी मिंगजुए ऐसी किसी योजना में शामिल नहीं हो सकता था। लैन वांगजी सोच भी नहीं सकता था कि नी मिंगजुए किसी औरत को तोहफे की तरह खरीदने की बात भी सोचे। नहीं नहीं, पैट्रियार्क हंसा। उसने अपनी एक टांग ऊपर उठाई और अपना कीचड़ से सना जूता नक्शे के ऊपर टिका दिया। लैन वांगजी ने खुद को पीछे हटने से बड़ी मुश्किल से रोका। नक्शों और किताबों की ऐसी बेअदबी पर क्लाउड रिसेसेस में सख्त सजा मिलती, लेकिन ये क्लाउड रिसेसेस नहीं था और उसके पास किसी इमॉर्टल को सजा देने का कोई हक नहीं था। इसलिए उसने अपनी आस्तीनों के अंदर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खामोश रहा। मैं तो बस ये सोच रहा था कि वो तोहफे बंद क्यों हो गए। पैट्रियार्क ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। क्या तुम्हारे पास खूबसूरत नौजवान लड़के लड़कियों की कमी हो गई है जो पैट्रियार्क के साथ बिस्तर बांटने को तैयार हों? कुछ सेक्ट लीडर्स ने एक दूसरे की तरफ देखकर एक अर्थपूर्ण इशारा किया। सेक्ट लीडर वू ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर पैट्रियार्क की ख्वाहिश हो। बस फिर क्या था, जैसे बांध टूट गया। दूसरे सेक्ट लीडर्स भी आगे बढ़े और अपनी अपनी तवाइफें पेश करने लगे। जिन गुआंगशान ने तो जोर शोर से ऐलान कर दिया कि वो खुद लानलिंग के कोठों की छानबीन करेगा। मैं पैट्रियार्क के लिए सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियां ढूंढूंगा, उसने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा हो। इस बार नी मिंगजुए ने अपनी नफरत भरी आवाज स्नॉट को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि लैन वांगजी के अलावा किसी और ने इस पर गौर नहीं किया। एक साथ दर्जनों लोग बोल रहे थे। पैट्रियार्क की रुचि को देखकर सब अपनी पेशकश देने को उतावले थे, लेकिन लैन वांगजी ने एक नज़र में ही देख लिया कि पैट्रियार्क को वाकई कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इस शोर को बड़े मजाक और हिकारत कंटेम्प्ट के साथ सुन रहा था। उसकी आंखों में तिरस्कार था और लैन वांगजी को अपने पेट में एक अजीब सी ऐंठन महसूस हुई। इस मीटिंग का मकसद पैट्रियार्क की हिमायत हासिल करना था। उस मकसद को पूरा करने के लिए लैन वांगजी को उम्मीद थी कि सेक्ट लीडर्स अपनी ताकत और अच्छाई का मुजाहिरा करेंगे। उसने सोचा था कि वो साबित करेंगे कि वो पैट्रियार्क की मदद के काबिल हैं, कि उनकी रूहें पाक हैं और उनके उसूल ऊंचे हैं। ऐसे ही लैन वांगजी ने पैट्रियार्क की गहरी आंखों में देखा। उसे एहसास हो गया कि वे हार चुके हैं। उनकी फौजें बहादुरी से लड़ी थीं। कई शागिर्द
बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिए गए थे। कई उम्र भर के लिए अपाहिज हो गए थे। वे अब कभी तलवार नहीं उठा सकते थे और अपने सेक्ट के लिए संपत्ति के बजाय बोझ बन गए थे। अगर कुछ न किया गया तो जिंदा बचे हुए लोग भी एक एक करके वेन रूहान के हाथों मारे जाएंगे। हर सेक्ट का नामो निशान मिट जाएगा और कल्टीवेशन वर्ल्ड वेन रूहान के जुल्म के साये में सिमट जाएगा। उनका वजूद दांव पर था। सेक्ट लीडर्स को चाहिए था कि वे पैट्रियार्क से तहजीब और गरिमा के साथ अपील करते। उन्हें शांति से अपनी योजनाएं बतानी चाहिए थीं और बदले में दिए जाने वाले मुआवजे पर चर्चा करनी चाहिए थी। इसके बजाय आधे मेहमान बड़ी आसानी से वेश्याओं और तवाइफों के नाम गिना रहे थे। लैन वांगजी को अपने गले तक कड़वाहट महसूस हुई। ये साफ था कि ज्यादातर सेक्ट लीडर्स ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा वाकिफ थे। वे कितनी घिनौनी तेजी से उन्हें पैट्रियार्क को सौंपने का सौदा कर रहे थे। पैट्रियार्क की हिकारत भरी मुस्कान के लिए वो उसे दोष नहीं दे सकता था जब वो कमरे का जायजा ले रहा था। जब उसकी नजर लैन वांगजी पर पड़ी तो वो मुस्कान और गहरी हो गई। लैन वांगजी अपने चेहरे पर बेबसी और कड़वाहट महसूस कर सकता था और उसने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की। तभी सेक्ट लीडर चेन ने अपना मुंह खोला और जाहिर है उन्होंने सेक्ट लीडर झो द्वारा स्थानीय कोठों के बखान के बीच दखल देते हुए कहा, अगर आपका इरादा शादी का है तो मेरी बड़ी बेटी। लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की। अब सेक्ट लीडर झो की बारी थी उन्हें टोकने की। बेशक, सेक्ट लीडर झो आगे की ओर झुके। यहां मौजूद लगभग हर शख्स के पास शादी के लायक बेटा या बेटी है। ऐ मॉर्टल, आपने खुद ये देखा है। लैन वांगजी को उम्मीद थी कि पैट्रियार्क एक और तीखी हंसी हंसेगा और कोई कड़वा जुमला कहेगा। इसके बजाय उसने 2 बार तालियां बजाईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। आह, कितनी अच्छी बात है कि आपने ये जिक्र किया। पैट्रियार्क डेस्क से नीचे उतरा और कमरे में टहलने लगा। यह कितना शानदार समाधान है। अगर आप मुझे एक जीवन साथी स्पाउस देते हैं तो मैं यकीनन इस जंग को जीतने में आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा। भला मैं अपने नए ससुराल वालों से मुंह कैसे मोड़ सकता हूं? कमरे में चल रही बातचीत अचानक थम गई। लैन वांगजी ने मेहमानों के बीच अचानक पैदा हुए तनाव को महसूस किया। फिर एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ सेक्ट लीडर्स पीछे हट गए, लेकिन दूसरे दिलचस्पी के साथ तनकर बैठ गए। शायद वे पहले से ही कल्पना कर रहे थे उनका बेटा या बेटी एक इमॉर्टल से ब्याही हुई। एक बार फिर लैन शीचन ने बड़ी शांति से दखल दिया। अगर पैट्रियार्क वैवाहिक गठबंधन मैरिज अलायंस करना चाहते हैं तो यकीनन हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। वो तहजीब भरी मुस्कान उनके चेहरे पर वापस आ गई थी, लेकिन नी मिंगजुए उनके बगल में थोड़ा हिले। लैन वांगजी ने देखा कि उनके माथे पर बल थे। वो हरम की औरत देने के विचार से जितने नाराज थे, जीवन साथी देने के विचार से भी उतने ही नाखुश लग रहे थे। पैट्रियार्क अपनी सीट पर वापस लौट आया और शराब का दूसरा जग भी खत्म कर दिया। कुछ सेक्ट लीडर्स आपस में कानाफूसी करने लगे। सिर्फ नी मिंगजुए ही नाराज नहीं थे, दूसरे मेहमान भी ऐसा लग रहे थे जैसे वे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। माफ कीजिएगा। जैसे ही फुसफुसाहट शोर में बदली, पैट्रियार्क ने अपना सिर उठाया। वो उन 2 सेक्ट लीडर्स की तरफ देखकर मुस्कुराया जो आपस में कानाफूसी कर रहे थे। आपको जरा ऊंचा बोलना होगा, हम में से कुछ को सुनने में थोड़ी दिक्कत है। सेक्ट लीडर यू ने अपना गला साफ किया। पैट्रियार्क ने हमें इस मीटिंग में अपने वारिसों और पहले शागिर्दों को लाने के लिए कहा था। उन्होंने गौर किया। क्या इसका मतलब यह है कि आपका इरादा यहीं मौजूद लोगों में से ही जीवन साथी चुनने का है? उनका चेहरा बिल्कुल भावशून्य था। पैट्रियार्क ने जवाब में सिर्फ अपने कंधे उचकाए। बेशक, उसने जग को टेढ़ा किया, शराब की आखिरी कुछ बूंदें निचोड़ते हुए। वरना मैं आपको उन्हें लाने के लिए क्यों कहता? मुझे देखना था कि मेरे पास क्या विकल्प ऑप्शंस हैं। प्रतिक्रिया तुरंत हुई, लेकिन दबी हुई थी। लैन वांगजी को शक था कि अगर हालात अलग होते तो आधे मेहमान गुस्से में वहां से चले गए होते, लेकिन पैट्रियार्क की बेपनाह ताकत के सामने ज्यादातर सेक्ट लीडर्स सिर्फ फुसफुसाते और उसे घूरते रहे। हालांकि सेक्ट लीडर ओयोंग एक मुर्गे की तरह तन गए। उनकी घनी भौहें सिकुड़ गईं। सेक्ट लीडर याओ तो और भी आगे निकल गए, गुस्से में चिल्लाते हुए। उनका बेटा भी उनके साथ शामिल हो गया। हद है। यंग मास्टर याओ ने अपनी कुर्सी के हत्थे पर हाथ पटका। सारे यंग मास्टर्स और मिस्ट्रेस को उनके सामने इस तरह पेश करना जैसे नीलामी में सुअर हों। कई जोड़ी आंखें चिंता में पैट्रियार्क को देख रही थीं। लैन वांगजी ने महसूस किया कि रीजेंटफुल एनर्जी, रिजेंटफुल एनर्जी अचानक बढ़ गई है। एक पल के लिए उसे लगा कि पैट्रियार्क उस नौजवान को वहीं मार डालेगा। इसके बजाय उसने सिर्फ अपना सिर पीछे झुकाया और जोर से हंसा। आप कितने गुस्से में हैं? पैट्रियार्क ने शराब की बोतल एक तरफ फेंक दी। वो आगे की ओर झुका, अपनी कोहनियां घुटनों पर टिकाकर। इसकी वाकई कोई जरूरत नहीं है।
यकीनन यंग मास्टर को ऐसा नहीं लगता होगा कि मेरी नज़र उन पर पड़ेगी। यंग मास्टर याओ का चेहरा लाल हो गया और उनके पिता ने फिर से अपमानित होने वाली आवाज़ निकाली। लेकिन इससे पहले कि कोई इस बात का विरोध करता या यंग मास्टर याओ की तरफ से माफ़ी मांगता, पैट्रियार्क बड़ी लापरवाही से बोला, चुनाव साफ है। उसने टेंट के सामने वाले हिस्से की तरफ हाथ हिलाया। मुझे सेकंड यंग मास्टर लैन चाहिए। लैन वांगजी को शांत रहने की बहुत पुरानी आदत थी, इसलिए वो हिला तक नहीं। लेकिन उसका भाई लैन शीचेन जरा सा सिहर गया। नी मिंगजुए की घबराहट तो और भी ज्यादा साफ थी। एक ही पल में लैन वांगजी ने खुद को एक बेहद अजीब स्थिति में पाया। टेंट में मौजूद हर एक शख्स उसे घूर रहा था। हालांकि पैट्रियार्क की आंखें अब लैन शीचेन पर टिकी थीं। कोई नहीं बोला। एक लंबी खामोशी के बाद लैन शीचेन ने अपने होंठ खोले। उन्होंने एक गहरी और धीमी सांस ली। ए इमॉर्टल, उनकी आवाज में वही पुरानी तहजीब और शिष्टता थी। क्या मैं पूछ सकता हूं, आपने मेरे भाई को ही क्यों चुना? क्यों? पैट्रियार्क ने अपनी भौहें मजाकिया अंदाज में ऊपर उठाईं। उसने अपनी ठुड्डी सहलाई, जैसे बहुत गहरी सोच में हो। खैर, वो साफ तौर पर आप सब में सबसे खूबसूरत है। तमाम वारिसों और शागिर्दों में सबसे ताकतवर कल्टीवेटर है। आप मुझसे एक बहुत बड़ा एहसान मांग रहे हैं, जानते हैं ना? क्या मैं आपके पास मौजूद सबसे बेहतरीन चीज का हकदार नहीं हूं? लैन वांगजी ने अपने चेहरे को सपाट रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने अपनी हथेलियों को, जो उसकी आस्तीनों के नीचे छिपी थीं, मुट्ठियों में भींच लिया। सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर, सबसे बेहतरीन चीज, नीलामी में सुअरों की तरह। वाकई यंग मास्टर याओ के शब्द भले ही कड़वे थे, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सही थी। लैन शीचेन की मुस्कान अब थोड़ी तनावपूर्ण हो गई थी। बेशक हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं। उन्होंने आदर के साथ सिर झुकाया। लेकिन अगर हम शादी की शर्तों पर बात कर रहे हैं तो शायद हमें ये बातचीत किसी निजी जगह, प्राइवेट सेटिंग पर करनी चाहिए। ऐसी बातचीत कभी सरेआम नहीं की जाती थी। शादी की बातें बंद दरवाजों के पीछे सही मध्यस्थों, इंटरमीडियरीज के साथ होती थीं। लैन वांगजी ये जानता था, और वहां मौजूद हर कोई भी। यकीनन पैट्रियार्क को भी ये पता होगा। लेकिन उसने सिर्फ एक आह भरी, जैसे लैन शीचेन ने उसे निराश कर दिया हो। सेक्ट लीडर लैन, यहां मोल तोल करने के लिए कुछ है ही नहीं। पैट्रियार्क का लहजा लगभग दयालु था। मुझे दहेज या स्त्री धन, डाउरी, ब्राइड वेल्थ पर झगड़ा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और आप यह जानते हैं। आप मुझे अपना भाई देंगे और मैं आपको जीत, विक्ट्री, चांदी की थाली में सजा कर दूंगा। जीत। उसने इस शब्द को हवा में तैरने दिया ताकि हर मेहमान इसका स्वाद चख सके। इतने लंबे समय के बाद जीत। लड़ाई का अंत। वैन खानदान के जुल्म का खात्मा। उनके कबीलों, उनके सेक्ट और उनके परिवारों का बचना। मरने वालों के लिए इंसाफ और जिंदा बचे लोगों के लिए सुरक्षा। जीत। क्या कोई ये मान सकता था कि एक जान की कीमत उस जीत से ज्यादा थी? क्या लैन वांगजी अपनी आजादी को कल्टीवेशन वर्ल्ड के हर मर्द और औरत की जान से ऊंचा रख सकता था? हर उस खादिम और किसान की जान से जिन्हें वेन रोहान की दरिंदगी से खतरा था? वो ऐसा नहीं कर सकता था, और वो ये जानता था। पैट्रियार्क को भी यकीनन ये पता था। यही वो सौदा है जो मैं पेश कर रहा हूं। पैट्रियार्क ने अपने हाथ फैलाए। उसकी वह गुस्ताख मुस्कान अब गायब थी। आप इसे स्वीकार कर सकते हैं या ठुकरा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकार करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ कोई भी नेक नियत, गुड फेथ के साथ बात नहीं करना चाहता। फिर आपको ये जंग अपने दम पर लड़नी होगी। लैन शीचेन की आंखों में तड़प थी। वो खामोशी से पैट्रियार्क को घूरते रहे और कोई जवाब नहीं दिया। वह कभी जवाब नहीं देंगे। लैन वांगजी को ये बात एक झटके में साफ हो गई, जैसे उस पर बिजली गिरी हो। उसका भाई उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचेगा। लैन शीचेन घंटों, दिनों और हफ्तों तक कोई दूसरा समाधान ढूंढने में वक्त जाया कर देंगे। इस बीच लोग मरते रहेंगे और जंग हाथ से निकल जाएगी। उसका भाई कभी नहीं बोलेगा। इसलिए लैन वांगजी का फर्ज बिल्कुल साफ था। हमें मंजूर है, उसने कहा। उसके भाई ने एक ठंडी और तेज सांस ली। वांगजी वे, लैन शीचेन टूटी हुई आवाज में फुसफुसाए, लेकिन लैन वांगजी ने अपनी आंखें पैट्रियार्क पर जमाए रखीं। उसने अपने भाई की तरफ रुख नहीं किया। उसे डर था कि अगर उसने एक पल के लिए भी उनकी तरफ देखा तो उसका इरादा कमजोर पड़ जाएगा। वह भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता था। अपने भाई से जुदा होना, क्लाउड रिसेसेस को छोड़ना, पैट्रियार्क के इलाके में गायब हो जाना। वो इस बारे में नहीं सोच सकता था कि वो क्या कुर्बान कर रहा है। वो सिर्फ ये सोच सकता था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड को इसके बदले क्या हासिल होगा। पैट्रियार्क अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। बहुत अच्छे।
उसने फिर से तालियां बजाईं। मुझे ऐसे फैसले लेने वाले लोग पसंद हैं। सेकंड यंग मास्टर, मुझे यकीन है कि हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। लैन वांगजी ने शिष्टाचार के नाते सहमति में अपना सिर झुकाया, लेकिन उसे ऐसी किसी बात का यकीन नहीं था। लो, मैं तुम्हें सगाई का एक तोहफा देता हूं, यहां आओ। पैट्रियार्क ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शायद ये उसकी ताकत दिखाने का एक और तरीका पावर प्ले था। वो चाहता था कि लैन वांगजी उठकर प्रतीकात्मक रूप से उसके पास चलकर आए। लैन वांगजी को एक पल के लिए तीव्र कड़वाहट महसूस हुई, लेकिन फिर उसने बेदर्दी से उसे कुचल दिया। उसे ऐसी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसने खुद को मजबूर किया कि वो इसके बजाय लान मिंगजू के बारे में सोचे। वो उसकी चचेरी बहन थी, लगभग उसी की उम्र की। जब वे 4 साल के थे तब से वे हर क्लास साथ पढ़ते थे। उसका कल्टीवेशन बहुत ऊंचा था और तलवार चलाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन वो कई महीनों की जंग से थक चुकी थी, जैसे कि वे सब थक चुके थे। कल उसकी एकाग्रता जरा सी भटक गई। वो बस एक लम्हे की चूक थी, लेकिन उसी पल एक वेन तलवार ने उसके पेट को चीर दिया। कुछ ही सेकंडों में उसका खून बह गया। लैन वांगजी उसके कंधों को पकड़ने के सिवा कुछ नहीं कर सका, जबकि उसके मुंह से खून की धारा बह रही थी। बाद में उसने उसकी लाश को जला दिया ताकि वेन रुओहान उसे एक कठपुतली पपेट बनाकर दोबारा खड़ा न कर सके। लैन वांगजी ने अपनी बहन के बारे में सोचा, जो अपनी 20वीं सालगिरह से पहले ही उसकी बाहों में दम तोड़ गई थी, और अपनी कुर्सी से उठा। 7 छोटे कदमों में वो पैट्रियार्क के पास पहुंच गया। पैट्रियार्क के बदन से मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेट्रिकर और धुएं जैसी महक आ रही थी। उसने लैन वांगजी को एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। लैन वांगजी ने हुक्म माना। पैट्रियार्क ने अपने बालों से कोई चीज निकाली। चांदी की एक चमक हुई और कमल के फूल वाला एक हेयरपिन, लोटस हेयरपिन, बड़ी नजाकत से लैन वांगजी की हथेली पर रख दिया गया। अपनी सादगी में यह काफी पुराना और मामूली सा लग रहा था। लैन वांगजी ने युनमेंग के सफर के दौरान अक्सर ऐसे हेयरपिन देखे थे, लेकिन पैट्रियार्क ने लैन वांगजी के हाथ को उस पिन के ऊपर इस तरह बंद किया जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो। अपनी अगली जंग के दौरान इसे पहनना, उसने धीरे से कहा। मैं 1 महीने के भीतर तुम्हें लेने के लिए दूध भेजूंगा। लैन वांगजी ने पिन को अपनी आस्तीन में खोस लिया और अपनी सीट पर वापस आ गया। आवाजों का शोर फिर से बढ़ गया। लैन वांगजी ने सुनने की जहमत नहीं की। दूसरे सेक्ट लीडर्स जानना चाहते थे कि पैट्रियार्क की योजना क्या है, वो किस तरह की मदद देने वाला था। ये मामूली सी निशानी जिसमें से ज्यादातर ने तो ये भी नहीं देखा था कि वो क्या है, भला एक जंग कैसे जीत सकती थी। लेकिन पैट्रियार्क ने उनकी चिंताओं को दरकिनार कर दिया और फुर्ती से खड़ा हो गया। उसकी आंखें गहरी और संजीदा थीं। जब वो बोला तो सिर्फ लैन वांगजी के भाई की तरफ देखकर, अगर जंग आपके खिलाफ जाती है, अगर मैं सौदे का अपना हिस्सा पूरा करने में नाकाम रहता हूं, तो बेशक आप अपने भाई को अपने पास रखने के लिए आजाद होंगे। उसने अपना सिर झटक दिया, जैसे ये ख्याल ही बेइंतहा बेवकूफ़ी भरा हो। लेकिन जब आप जीत जाएंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना हिस्सा पूरा करेंगे। मैं अगले नए चांद, न्यू मून पर क्लाउड रिसेसेस में एक दस्ता भेजूंगा। उन्हें इंतजार मत कराइएगा। जाहिर है लैन शीचन के पास और भी सवाल थे, लेकिन पूछने का वक्त नहीं मिला। पैट्रियार्क टेंट के पर्दे को हटाकर बाहर निकला और वो गायब हो गया। कुछ सेक्ट लीडर्स ने उसका पीछा करने की कोशिश की। वे कुछ ही सेकंड बाद हैरान और परेशान होकर लौटे। पैट्रियार्क ने अपनी तलवार नहीं निकाली थी और न ही वो उड़कर गया था। वो किसी घोड़े पर भी सवार नहीं हुआ था। वो बस ओझल हो गया था, पीछे सिर्फ अपनी ताकत की एक गहरी और काली गूंज छोड़ गया था। टेंट में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। हर सेक्ट लीडर दूसरे से ऊंचा बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैन वांगजी ने उनमें से किसी को भी नहीं सुना। वह उठा और अपने भाई को नमन किया। फिर वो रास्ता बनाकर टेंट से बाहर निकल गया। किसी ने उसका पीछा नहीं किया। दरवाजे पर खड़ा सेक्ट लीडर लैन वांगजी के रास्ते से ऐसे उछलकर हटा जैसे उसे कोई छूत की बीमारी हो। अपने टेंट के अंदर लैन वांगजी अपने बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गया और काफी देर तक उस चांदी के हेयरपिन को देखता रहा। उस पर की गई नक्काशी घिसने की वजह से हल्की पड़ गई थी, लेकिन उस पर कहीं गंदगी का निशान नहीं था। लैन वांगजी ने उस पिन को अपने हाथों में घुमाकर देखा। कुछ भी असाधारण महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन पैट्रियार्क बिना किसी वजह के ऐसा दिखावा नहीं करता। इसलिए लैन वांगजी ने पिन को अपने बालों में लगा लिया। फिर उसने इंतजार किया। उसका भाई घंटों बाद उसके पास आया। वो ऐसा लग रहा था जैसे एक ही दोपहर में उसकी उम्र कई दशक बढ़ गई हो। पहले तो वो सिर्फ खामोशी से लैन वांगजी को देखता रहा, फिर उसने लैन वांगजी को अपनी बाहों में भर लिया, ठीक वैसे ही जैसे वो तब किया करता था जब लैन वांगजी बहुत छोटा था। वे कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर
कहने के लिए बचा ही क्या था।